तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं मंत्र। मंत्र प्रेमचंद्र जी का है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखेंगे प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय जो है उपन्यास सम्राट, इन्होंने मतलब उपन्यास सम्राट मतलब इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। तो और उपन्यास सम्राट और महान साहित्यकार कहानीकार जो हैं प्रेमचंद्र जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद्र जी के पिता का नाम था अजय राय और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। इनका प्रेमचंद्र जी जो हैं इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। धनपत राय इनका जीवन मतलब इनका नाम था। आपका बचपन मतलब प्रेमचंद्र जी का जो बचपन था बहुत ही कठिनाइयों में बीता। एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में ये इंटरमीडिएट परीक्षा में इन्होंने प्रवेश ले लिया और परंतु इसमें ये उत्तीर्ण हो गए और इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उस समय जो गणित सब्जेक्ट जो था, गणित मतलब मैथ्स जो था बहुत एक कंपल्सरी सब्जेक्ट था, मतलब अनिवार्य सब्जेक्ट था और वो इनको बहुत ही कठिन लगता था। जब वो इंटर में पढ़ ही रहे थे, इंटरमीडिएट में तो अनुत्तीर्ण हो गए थे, जब ये इंटर क्लास में पढ़ रहे थे तभी इनका 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। तो प्रेमचंद्र जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में शिक्षक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। शिक्षक बन गए और डिप्टी कमिश्नर के रूप में, और इनकी पदोन्नति जो थी मतलब एक शिक्षक हुए, शिक्षक से इनकी पदोन्नति हो गई, मतलब इनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद में ये इंस्पेक्टर के रूप में हो गए। इंस्पेक्टर के रूप में इनका प्रमोशन हो गया। तो स्वास्थ्य कुछ इनका ठीक नहीं रहता था, तो ये पुनः शिक्षक के रूप में ही कार्य करने लगे। अध्यापन के साथ साथ इन्होंने अध्ययन कार्य भी जारी रखा और बीए और एमए की परीक्षाएं इन्होंने उत्तीर्ण कर ली। गांधी जी से प्रभावित होकर के सरकारी नौकरी से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और स्वाधीनता आंदोलन में ये कूद पड़े। ठीक, तो सरकारी नौकरी करते समय प्रेमचंद्र जी ने सोजे वतन नामक एक पुस्तक लिखी। आरंभ में आप किस में लिखते थे? उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन बाद में हिंदी में कविताएं करने लग गए। आपने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने हंस जागरण नामक पत्र निकाले और कठोर जीवन और धन के अभाव से, मतलब जीवन बहुत कठोर था और धन के अभाव से जूझते हुए ये जो कलम का जो सिपाही था स्वास्थ्य के निरंतर पतन से रोगग्रस्त हो गया और सन 1636 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सन 1636 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए प्रेमचंद्र जी को हिंदी के उपन्यास का और कहानी रचना का जन्मदाता माना जाता है। कहानी का जन्मदाता माना जाता है। प्रेमचंद्र जी ने अपनी कहानियों में उपन्यासों के कथानक तथा पात्र वास्तविक जगत से चुने हैं और साहित्य के भटकाव से निकल करके, साहित्य में जो भटक रहे थे मतलब साहित्य के भटकाव से निकल करके उनको यथार्थ की भूमि पर खड़ा कर दिया गया। अब इसमें लिखते हैं इनकी रचनाएं। तो रचनाओं में पहले लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? उपन्यास। उपन्यास में आता है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गोदान, गबन और कायाकल्प। कहानी संग्रह में आता है कफन, प्रेम पचीसी और सुमन, कुत्ते की कहानी और मानसरोवर। ठीक, नाटक में आता है प्रेम की बेदी और रूठी रानी। ठीक है, अब इसके बाद में जीवन चरित्र में लिखेंगे हम लोग तलवार और त्याग, रामचर्चा, और अनुदित में आता है अहंकार, चांदी की डिबिया और सृष्टि का आरंभ। और इसके बाद में लिखा जाता है भाषा। प्रेमचंद्र जी की जो भाषा कैसी थी? प्रेमचंद्र जी की भाषा सरल और व्यवहारिक भाषा थी। प्रेमचंद्र जी ने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। प्रेमचंद्र जी की जितनी भी अधिकांश रचनाएं हैं मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में ही दिखाई देती हैं। ठीक है, और इनकी आती है, फिर इनके लिखते हैं हम लोग शैली। तो शैली में नंबर 1 वर्णनात्मक शैली लिखेंगे,
मनोविश्लेषणात्मक लिखेंगे, और भावात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और हास्य व्यंग्यात्मक शैली। ये इनकी 5 शैलियाँ हैं। पहला वर्णनात्मक, दूसरा मनोविश्लेषणात्मक, नंबर 3 भावात्मक, और नंबर 4 विवेचनात्मक शैली और हास्य व्यंग्यात्मक शैली। ठीक है। इसके बाद में आता है हिंदी साहित्य में इनका स्थान। इनका मतलब प्रेमचंद्र जी का हिंदी साहित्य में स्थान। तो प्रेमचंद्र जी ने अपने साहित्य में भारतीय समाज की जो समस्याएं हैं समस्याओं का उन्होंने प्रभावशाली और यथार्थपूर्वक चित्रण किया है। इनकी कहानियाँ और उपन्यास जो हैं, इनकी कहानियाँ और उपन्यास की पृष्ठभूमि यथार्थ पर आधारित है। यथार्थ मतलब वास्तविक क्षेत्र पर आधारित है, वास्तविक धरातल पर आधारित है। और इनका उद्देश्य कैसा है? आदर्शवादी। आदर्शवादी इनका मतलब उद्देश्य है। कहते हैं प्रेमचंद्र जी जो हैं सभी वर्गों के प्रति प्रेम का चंद उदय होता हुआ दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में, कहते हैं उनकी रचनाओं में समाज के सभी वर्गों में प्रेम चंद लिखा है ना, तो चंद माने प्रेम, चंद मतलब प्रेम का चंद्र, प्रेम का चंद्र मतलब उदय, प्रेम का उदय होता हुआ दिखाई देता है। वह हिंदी के युगांतवादी कथाकार हैं। मतलब समझाया? वह हिंदी के एक युगांतवादी कथाकार हैं। तो इस प्रकार से प्रेमचंद्र जी की जो जीवनी है, प्रेमचंद्र जी की जीवनी है, जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय। इसके बाद में रचनाओं में अलग अलग लिखेंगे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, जीवन चरित्र और अनुदित। संपादित बीच में नहीं लिखेंगे, ठीक है, अनुदित लिखेंगे। उसके बाद इनकी भाषा शैली क्या है? प्रेमचंद्र जी की भाषा सरल और व्यावहारिक भाषा है। प्रेमचंद्र जी ने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है और इनकी सारी शैलियाँ, अधिकांश इनकी रचनाएं हैं वो मतलब सरल जन भाषाओं में, सरल जो भाषा होती है जो आपस में हम लोग बोलते हैं उसी भाषा में लिखी गई। और इनकी 5 शैलियाँ हैं। और लास्ट में लिखेंगे प्रेमचंद्र जी का हिंदी साहित्य में स्थान। ठीक। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है लेसन प्रेमचंद। अब प्रेमचंद जो लेसन आया है देखिएगा, प्रेमचंद ये संध्या का समय था। कहते हैं संध्या का समय था, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। कहानी क्या है? संध्या का समय था, डॉक्टर चड्ढा जो थे गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार उनके सामने खड़ी हुई थी। 2 कहार एक डोली लेते हुए आते दिखाई दिए। पहले लोग मोटर गाड़ी तो कोई किसी के पास थी नहीं, कोई सामान भी नहीं होता था, किससे किसको ले जाए, यदि कोई बीमार हो जाए तो एक डोली होती थी, उसको कहार उठाया करते थे। तो कहार ले आते हुए दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी जो है टेकता हुआ चला आ रहा था। बूढ़ा लाठी लेकर के चला आ रहा था। तो डोली कहाँ रुक गई? डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। औषधालय मीन्स डॉक्टर की दुकान के आगे। हिंदी में जो होता है दवा की जो दुकान होती है उसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं डिस्पेंसरी है या दवा की दुकान है, मेडिकल स्टोर है। तो डॉक्टर का जो होता है उसको कहते हैं औषधालय। तो औषधालय के सामने आकर रुक जाती है। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर के द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। चिक पड़ी हुई थी आगे, उससे उसने झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई घुड़क ना बैठे, कहीं कोई जोर से चिल्ला ना दे। तो डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देख करके उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ। मतलब उसने जब देखा डॉक्टर साहब जो है मेज के सामने उठ करके खड़े हुए हैं तो बेचारा इतना डर गया कि वो कुछ बोल भी नहीं पाया। तो डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज करके कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर बड़ा ही गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जला करके कहा, सिगार मतलब जो सिगरेट होती है। डॉक्टर साहब ने सिगार जला करके कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते हैं, इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते। तो बूढ़े ने घुटने टेक करके ज़मीन पर सिर रख दिया। घुटने टेक करके मतलब वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया और उसने अपना माथा जो था पृथ्वी से लगा दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हजूर।
तो दुहाई है सरकार की, हे सरकार आपकी जय हो, पर लड़का मर जाएगा। 4 दिन से उसने आंखें भी नहीं खोली। तो डॉक्टर चड्ढा ने क्या किया, कलाई पर नज़र डाली। कलाई पर नज़र डाली मतलब उन्होंने घड़ी की ओर देखा, 10 मिनट समय और बाकी था। तो गोल्फ स्टिक खेलते हुए, गोल्फ स्टिक खूंटी पर से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, कल सवेरे, ये हमारे खेलने का समय। उन्होंने कहा कि हम गोल्फ स्टिक खेलने जा रहे हैं, अब हम नहीं दे सकते, हमारा टाइम हो गया है, अब हम जा रहे हैं, अब तुम क्या आना, अब तुम कल सवेरे आना, कल सवेरे। तो बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतार करके चौखट पर रखी। पगड़ी उतारना मीन्स क्या होता है कि अपने सामान से भी हाथ धो गए। तो बूढ़े ने क्या किया, अपनी पगड़ी उतार करके उसके सामने रख दी और बोला, हजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हजूर, 7 लड़कों में यही बच रहा है हजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुई दिन आपका, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप और भी तरक्की करें। बढ़ती हुई मतलब आप और भी तरक्की करें। दीन बंधु मतलब दया के सागर। जो डॉक्टर जो होता है मरीज को जो दवा देता है, औषधि दिलाता है, तो उसको कहते हैं दीन बंधु मतलब दया का, जो दया के जो सागर कहलाते हैं, वो भी डॉक्टर होते हैं जो मरीजों की जान बचाते हैं। ऐसा उजड़ देहाती यहाँ प्राय रोज ही आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से उन्होंने चीख उठाई और बाहर निकल करके मोटर की तरफ चले। चीख उठाई और उन्होंने अपना गोल्फ स्टिक उठाया और वो बाहर की तरफ चले गए। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा हजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी, सरकार में कोई और नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर साहब थे क्या उन्होंने क्या किया, उसकी ओर मुंह फेर कर भी नहीं देखा और मोटर पर बैठ करके बोले, कल सवेरे आना, कल सवेरे, पानी दे दिया, कल सवेरे आना, कल सवेरे। तो मोटर चली गई। देखिए मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे, मतलब जो अपने खेल कूद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं किया करते। शायद उसे अब ये विश्वास ना आता था, क्योंकि बूढ़ा जो था, देखिए विश्वास ना आता था, सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है। निर्मम माने जिसमें ममता नाम की कोई चीज़ ना हो। ऐसा मर्म भेदी अनुभव उसे अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने के लिए, मुर्दे को कंधा देने के लिए, किसी के छप्पर को उठाने के लिए और किसी की कलह को शांत करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे, सदैव ही तैयार रहते थे। तो देखिएगा लिखा है कि मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक निश्चय खड़ा रहा। ये जो लिखा हुआ है इसमें देखिएगा, ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिए होंगे। देखिए लिखा है मोटर चली गई, लिखा है मोटर चली गई और लौट आने की आशा थी। देखिए पेज नंबर 44 पर लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। हो गया संदर्भ। अब भगत को किस बात पर विश्वास ना आता था? तो लिखा हुआ है कि भगत को किस बात पर विश्वास ना आता था। तो देखिएगा कि भगत को कहते हैं ना, भगत को इस बात पर विश्वास ना आता था, इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था कि संसार की डॉक्टर चड्ढा जैसे संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरे के प्राणों की परवाह नहीं करते। ठीक, मगर लिखा है भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस संसार में डॉक्टर चड्ढा जैसे ऐसे मनुष्य भी हैं
जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरे के प्राणों की परवाह तक नहीं करते हैं। ठीक, कौन सा अनुभव भगत को अब तक ना हुआ था? भगत को मतलब कौन सा अनुभव था जो भगत को अब तक ना हुआ था? कहते हैं कि सभ्य संसार इतना निर्मम है और इतना कठोर है। देखिए लिखा हुआ है, सभ्य संसार इतना निर्मम और इतना कठोर है, उसका मर्म भेदी अनुभव भगत को अब तक ना हुआ था। ठीक, आगे लिखा हुआ है, भगत पुराने जमाने के कैसे लोगों में से था? भगत पुराने जमाने के कैसे लोगों में से था? तो भगत पुराने जमाने के उन लोगों में से था, देखिए लिखा हुआ है आपकी बुक में गद्यांश में, जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। सदैव ही तैयार रहते थे। ठीक है, मतलब लिखा है भगत पुराने जमाने के कैसे लोगों में से था। तो भगत पुराने जमाने के ऐसे लोगों में से था जो किसी के छप्पर को उठाने, लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने और किसी कलह को शांत करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता था। ठीक है, आगे देखिएगा लिखा है, भगत को किस बात की आशा थी? भगत को किस बात की आशा थी? भगत को इस बात की आशा थी कि भगत को डॉक्टर के लौट आने की आशा थी कि शायद डॉक्टर को हमारे ऊपर दया आ जाए और डॉक्टर चड्ढा जो हैं वापस लौट आए। तो डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। ठीक, अब देखिएगा जो लिखा होता है कि सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। तो कहते हैं इसमें आप कर लीजिएगा अंडरलाइन। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, आपकी बुक में किया नहीं हुआ है, तो आप उसमें टिक कर लीजिएगा कि सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। इसमें अंडरलाइन करिएगा और इसकी रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। तो आप लिखेंगे कि आज से पहले बूढ़े भगत को, कहते हैं आज से पहले, ये जो अंडरलाइन कराइए ना सब उसी का अर्थ देखिएगा। आज से पहले बूढ़े भगत को सब कहे जाने वाले लोगों की निष्ठुरता, निर्दयता और कठोरपूर्ण अमानवीयता का दिल दहलाने वाला मर्मस्पर्शी अनुभव कभी नहीं हुआ था। समझ में आया? देखिए सभ्य संसार इतना निर्मम और कठोर है, इसी का अर्थ मेन बात लिखना है। तो कहते हैं आज से पहले जो बूढ़ा भगत जो था गया था, बूढ़ा भगत आज से पहले बूढ़े भगत को सभ्य कहे जाने वाले, जो सभ्य संसार कहते हैं, लोगों की निष्ठुरता और निर्दयता और कठोरपूर्ण अमानवीयता का दिल दहलाने वाला मर्मस्पर्शी अनुभव कभी नहीं हुआ था। तो इसका मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था, अनुभव कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर चड्ढा के इस व्यवहार से, डॉक्टर चड्ढा ने जो व्यवहार किया, मतलब तो डॉक्टर चड्ढा के इस व्यवहार से बूढ़े भगत को मतलब बहुत पीड़ा हुई, मर्मांतक, मतलब उसके अंदर तक उसकी पीड़ा पहुंच गई, उसके अंदर तक उसका मतलब पूरा शरीर हिल गया कि सभ्य संसार जो है इतना निष्ठुर है, इतना निर्दय है और इतना अमानवीय व्यवहार करते हैं। तो इसका अनुभव उसे अभी तक नहीं हुआ था। ठीक, देखिए अब आज इसके आगे लिखा है, डोली जिधर से आई थी, मतलब डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। उसने बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। उसने अपनी किस्मत ठोक ली। किस्मत ठोकने में होता है, उसने ये सोचा कि जो मेरे भाग में है वही होगा, जो मेरे भाग में लिखा है वही होगा, किस्मत ठोक लेना। तो उसी रात को उसका हंसता खेलता हुआ 7 साल का जो बालक था
अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, उसी का मुंह देख करके वो लोग जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात जो थी भाएं भाएं करने लगी, चारों तरफ उनको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। उन है ना, तो बुढ़ापे की जो विशाल ममता टूटे एक हृदय से निकलकर इस अंधकार में आर्त स्वर से उठने लगी। जब बुढ़ापा आ जाता है, कोई आगे दिखाई नहीं देता, उसका एक छोटा सा बेटा होता है 7 साल का, वो भी मर जाता है, तो चारों ओर से क्या दिखाई देता है? चारों ओर से अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लग जाता है कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। मतलब एक रोशनी की कोई भी किरण जो है वो चमकती हुई उसे दिखाई नहीं देती है। कहते हैं कि कई साल गुजर गए। देखिए नंबर 1 जो मैंने आपको बताया है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, मोटर चली गई, तो पहला तो आपको यही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जैसे हम आपको बताते जाएंगे उसी हिसाब से आप लिखते जाइएगा। देखिए कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमा लिया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो कि एक असाधारण बात थी, जो कि एक साधारण सी बात है। लोग अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखते हैं। वह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और उनकी फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। मतलब वो गोल फिर भी खेलते थे और उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखा था। तो 50 साल की अवस्था में भी वे पूरे युवकों के समान, नव युवकों के समान मतलब दिखाई देते थे। उनके हर एक काम का समय नियत था। नियत मतलब एक समय था पक्का कि उसी समय वो वही काम किया करते थे। उस समय से वो जौ भर भी न टलते थे। जौ भर मतलब 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं हुआ करते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी उस नियम के अधीन थी। मतलब नियम मतलब कि बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना, हर चीज़ का पालन करते थे वो। तो यदि वो रोगी हो जाते थे तो अपने मतलब उसी उपचार के मतलब अपना उपचार भी करते थे और संयम के साथ में काम भी किया करते थे। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो गया था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की सुशोभा। कहते हैं कि वो जो माता पिता के जीवन का आधार था कौन? डॉक्टर चड्ढा का बेटा। शील और विनय का पुतला मतलब बहुत ही शिष्टाचार व्यक्ति और विनम्रता का और विनम्र व्यक्ति, बड़ा ही रसिक। रसिक मीन्स होता है मतलब हर चीज़ में मन लगाने वाला, हर चीज़ में मन लगाने वाला। तो बड़ा ही रसिक और बड़ा ही उदार। बड़ा ही रसिक और बड़ा ही उदार, बड़ा ही उदार। विद्यालय का गौरव था, मतलब विद्यालय में पढ़ता था तो बहुत अच्छा, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। और ये युवक समाज की शोभा, सारे युवक समाज में मतलब जो उसके बराबर के जो लड़के थे उनमें सबसे सुंदर। मुखमंडल से तेज की छटासी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। उसकी 20वीं सालगिरह थी, मतलब वो आज 20 साल का हो गया था, 20, ठीक है ना। तो संध्या का समय था, हरी घास पर कुर्सियाँ बिछी हुई थी, मतलब उसका बर्थडे मनाया जा रहा था। तो संध्या का समय था, हरी घास पर कुर्सियाँ बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हकाम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे हुए भोजन कर रहे थे। भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। आमोद प्रमोद का मतलब मनोरंजन के जो साधन होते हैं, जैसे हम लोग आजकल डीजे लगा लेते हैं, डांस करते हैं, गाने लगाते हैं, तो इसे कहते हैं आमोद प्रमोद के साधन। तो बर्थडे मनाया जा रहा था,
तो आमोद प्रमोद के सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन है एक छोटा सा नाटक खेलने की तैयारी चल रही थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, ठीक, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह रेशमी का कमीज पहने हुए, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। कैलाश नाथ, मतलब वो नाटक किसने लिखा था? कैलाश ने स्वयं ही लिखा था और वही मुख्य एक्टर भी था। और इसमें क्या करे, रेशमी कपड़े पहने हुए क्योंकि उसका बर्थडे था, तो नंगे सिर नंगे पाँव और वो अपने मित्रों की आव भगत में, मतलब मित्रों का वेलकम करने के लिए लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना, कोई उधर से बुलाता, क्या उधर ही रहोगे? सभी उसे छेड़ रहे थे, लेकिन बेचारे को जरा दम मारने की भी फुर्सत नहीं थी। दम मार के मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, रमणी मीन्स होता है स्त्री। सहसा एक स्त्री उसके पास में आई और कहती है, कैलाश, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है? कहती है, तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखाओ। कैलाश ने उससे हाथ मिला करके कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूँगा। इस वक्त मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमको कल दिखा दूँगा। तो मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। मैं आज नहीं मारने वाली, तुम रोज़ कल 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 करते रहते हो, लेकिन मैं तो आज ही देखूँगी तुम्हारा सांप कहाँ है। जो मृणालिनी जो थी वो उसकी सहपाठी थी, मतलब उसके साथ क्लास फेलो थी, साथ ही में उसके पढ़ा करती थी। सहपाठी में होता है साथ साथ जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं सहपाठी। तो दोनों सहपाठी थे, दोनों एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। प्रेम में पगे हुए मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम भी करते थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का बहुत शौक था। तरह तरह के उसने सांप पाल रखे थे। उसका स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। किनके? जो सांप जो थे, सांप के स्वभाव की और उनके चरित्र की बार बार परीक्षा करता रहता था। देखता रहता था कि कैसा क्या है, कैसा क्या इसमें क्या है, इसका स्वभाव कैसा है। तो थोड़े दिन हुए, उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। कुछ दिन हुए, उसने सांपों के ऊपर उसने एक लेक्चर दिया। सांपों को नचाकर दिखाया भी था उसने। सांपों को नचाकर उसने दिखाया। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित, प्राणी शास्त्र मतलब वायु, इसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, मतलब जियोलॉजी, बॉटनी नहीं, प्राणी शास्त्र जो होता है वो जियोलॉजी कहलाता है। तो प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी वह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए। व्याख्यान मीन्स उसका जो उसने लेक्चर दिया उसको देख करके दंग रह गए। ये विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियाँ जमा करने का उसे बड़ा मर्द था, उसे बड़ा शौक था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है तो फिर उसे चैन नहीं आता, उसे लेकर ही छोड़ता था। वह व्यसन था मतलब ये उसकी आदत थी। इस पर हजारों रुपए वह फूक चुका था। मृणालिनी कई बार घर आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई। इतनी उत्सुकता उसमें नहीं जागृत हुई थी, पर कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई। आज वो जानना चाहती थी कि वो सांप देखना है आज उसको। जाग गई, पर कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। वो अधिकार का प्रदर्शन मतलब वो मृणालिनी जो थी कैलाश से बहुत प्रेम करती थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तो वो चाहती थी कि मेरा कैलाश पर पूरा अधिकार है, मैं जो चाहूँगी मैं कैलाश से करवा सकती हूँ। तो अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उसमें जो वो आग्रह कर रही थी वो उसमें वो मौका नहीं था। उसका बर्थडे मनाया जा रहा था और सांपों को वहाँ पे दिखाने का ऐसा कोई मतलब नहीं था कि सांपों को उसमें दिखाया जाए, क्योंकि वो तो बर्थडे की पार्टी चल रही थी। लेकिन उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देख करके कि सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान नहीं आया। देखिएगा, इसमें लिखा है प्राणी शास्त्र के, देखिए नंबर सेकंड 44 पेज पर नंबर सेकंड में लिखा है प्राणी शास्त्र के ध्यान ना आया।
तो देखिए गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम हम आपको बता चुके हैं, आपको बार बार नहीं लिखना है, ठीक। एक बार लिखा जाएगा, दोबारा नहीं लिखा जाएगा, ना ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है। आगे सांपों के बारे में ज्ञान कैलाश ने कहाँ से सीखा था? सांपों के बारे में जो ज्ञान था वो कैलाश ने कहाँ से सीखा था? तो लिखेंगे प्राणी शास्त्र के कहते हैं, पर ये विद्या उसने बूढ़े सब लिखा है। सांपों के बारे में ज्ञान कैलाश ने कहाँ से सीखा था? तो लिखेंगे सांपों के बारे में ये ज्ञान उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखा था। किससे सीखा था? सांपों के बारे में जो ज्ञान था उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखा था। अचानक सांपों को देखने की जिज्ञासा मृणालिनी के अंदर क्यों जाग उठी? मृणालिनी के अंदर अचानक क्यों जाग उठी? क्योंकि मृणालिनी जो थी कई बार उससे कह चुकी थी, सांपों को देखने के लिए कई बार मतलब उससे कह चुकी थी। और उस समय जो प्राणी शास्त्र के जो उसने लेक्चर दिया था, जो उसने व्याख्यान दिया था, उसको सुनकर के वह दंग रह गई थी। इसीलिए वो सांपों को देखने के लिए इतने उत्सुक हो गई और वो अपने अधिकारों का कैलाश के ऊपर अपने अधिकारों का प्रदर्शन करना चाहती थी कि कैलाश जो है हमारी बात को मानता है। तो कैलाश के ऊपर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अचानक सांपों को देखने की जिज्ञासा मृणालिनी के अंदर क्यों जाग उठी? तो लिखेंगे कि वह कैलाश पर अपने अधिकारों का प्रदर्शन करना चाहती थी। वह कैलाश पर अपने अधिकारों का प्रदर्शन करना चाहती थी, इसलिए सांपों को देखने की जिज्ञासा अचानक सांपों को देखने की जिज्ञासा मृणालिनी के अंदर जाग उठी। ठीक, ओके। आगे देखिए, मृणालिनी ने सांपों को देखने के आग्रह में किस बात का ध्यान नहीं रखा? उसने किस बात का, सांपों को देखने के आग्रह तो उसने किया और उसने किस बात का ध्यान नहीं रखा? उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा क्योंकि उसका जो आग्रह था कैसा था? बेमौका था। क्योंकि उस समय बर्थडे की पार्टी चल रही थी और जब सांप दिखाया जाएगा तो सांप इतनी सारी भीड़ को देख करके चौंक जाएंगी और उसे सांपों को छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इसका उसने जरा भी ध्यान नहीं रखा। ठीक, समझ में आ गया? सांपों के बारे में ज्ञान कैलाश ने कहाँ से सीखा था? प्राणी शास्त्र के जो बड़े बड़े विद्वानों से और बूढ़े सपेरे से सीखा था। अचानक सांपों को देखने की जिज्ञासा मृणालिनी के अंदर क्यों जाग उठी? वह कैलाश पर अचानक इसलिए जाग उठी क्योंकि उसने एक तो उसका लेक्चर सुना था, व्याख्यान सुना था, जिसको सुनकर के वह दंग रह गई, और दूसरा अपने अधिकारों का प्रदर्शन करने के लिए, अपने कैलाश पर अपने अधिकारों का प्रदर्शन करने के लिए मृणालिनी के अंदर सांपों को देखने की जिज्ञासा जाग उठी। ठीक, मृणालिनी ने सांपों को देखने के आग्रह में किस बात का ध्यान नहीं रखा? उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि यह अवसर बेमौका था, क्योंकि उसमें उसके जन्मदिन की 20वीं सालगिरह की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और रात में सांपों को छेड़ा जाना जो था उचित नहीं था, और एक छोटे से कमरे में इतनी सारी भीड़ को देख करके सांप चौंक जाएंगे और उन्हें सांपों को छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इस बात का उसने जरा भी ध्यान नहीं रखा। ठीक, अब देखिएगा न आगे, कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह करिएगा। अब ये जो दो मैंने आपको बताए, मतलब प्रेमचंद्र का जीवन परिचय और ये मंत्र के जो दो हमने आपको 44 पेज पे जो लिखे हुए हैं, दोनों गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, मोटर चली गई और प्राणी शास्त्र के ध्यान ना आया, ये दोनों ही आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। ठीक, ओके।